नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 12th में सेशन 2020-21 के लिए यानी लेटेस्ट मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया था। पहला वीडियो मैंने बनाया 5 दिन पहले, जिसमें बोर्ड पर थी रिकॉर्डिंग, यानी बोर्ड वाली रिकॉर्डिंग थी, डिफरेंट वे में था वो। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो मैं ये अपलोड करने जा रहा हूँ और मैं उस मोड को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों, एज पर नीड। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, जब बोर्ड वाली नीड होगी मैं वापस बोर्ड में कन्वर्ट करूँगा उसको। तो अभी मैं इसको एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स लेकर बैठें और हम जैसे 11th में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं एनसीईआरटी को थॉरो करने के लिए, जो कि आज के समय की ज़रूरत है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड थॉरो करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज ये करेंगे, जो कि एप्लीकेबल है सभी बोर्ड्स के लिए, सभी कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये सब बेस्ड है किस पर? एनसीईआरटी पर। तो बच्चों अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो और लेक्चर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ लिया था वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सिलेबस के बारे में जान लिया था पूरा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज से हमने पढ़ना शुरू किया था। चार्ज 2 तरह के होते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप अपनी किताब में निशान लगाते हुए चल सकते हैं और जो कुछ नोट करने का वो नोटबुक भी लेकर बैठेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, ये हमने समझा था लास्ट टर्म पे। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने समझा, हमने फंडामेंटल लॉ को पढ़ा, लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पिथ बॉल का कंसेप्ट क्या है, ये पिथ बॉल होती क्या है? पॉलीस्टीरीन बॉल्स, जैसे कि थर्माकोल की बॉल होती हैं वैसे ही कुछ होती हैं। तो पिथ बॉल्स में ये देखने को मिलता है, ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट ए पिथ बॉल टच विद ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अनदर पिथ बॉल टच विद प्लास्टिक रॉड, क्योंकि ग्लास रॉड से उस पिथ बॉल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि प्लास्टिक रॉड से उस पर नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव को जब भी आप पास लाएंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। The experiments on pith ball suggested that there are 2 kinds of electrification and we find that like charges repel and unlike charges attract each other. अंडरलाइन करते चलिए, पेज नंबर 2 पर हम चल रहे हैं। The property which differentiates the 2 kinds of charges is called the polarity of the charge. Now, if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. क्योंकि उनके पास जो अपोजिट नेचर का चार्ज आया था वो अमाउंट में इक्वल था, जब आपने टच किया वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। दे आल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि चार्ज उनका न्यूट्रलाइज हो गया। ये एक्सप्लेनेशन है। एज दे डिड ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड, जैसे कि पहले अट्रैक्ट करते थे अब अट्रैक्ट नहीं करेंगे। Thus the charge acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. तो डे टू डे लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको इसका क्या करना है, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये जो ब्लू बॉक्स में डिटेल आ गई, इस डिटेल को एज इट इज आप रीड कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जो इसमें काम का है, जो हम आगे सीखेंगे एनसीईआरटी में, वो मैं समझा देता हूँ आपको। मैक्सवेल पुट फोर्थ 4 इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस मैक्सवेल ने दी। और बच्चों ये बेस इक्वेशन है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, दैट प्ले द सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ प्लेन मैकेनिक्स। सिमेट्री है देखो। He also argued that light is electromagnetic in nature and its speed can be found by making purely electric and magnetic measurements. He claimed that science of optics is intimately related to the electricity and magnetism. तो मैक्सवेल ने तो बच्चों यहाँ तक कह दिया था कि ऑप्टिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ही एक ब्रांच है, बिकॉज ऑप्टिक्स में जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं ये और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन है स्पेस में। तो ये हम समझते हुए चलेंगे। इस ब्लू बॉक्स की डिटेल को आप एज इट इज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर 1 क्लास 11 फिजिक्स रेफर करने को बोला है, जिससे कि आपको पता चले। ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल
जो आपने ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ी थी, वी विल लर्न दिस चैप्टर दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो एज परवेजिव। अब ये नया शब्द आ गया परवेजिव, डिक्शनरी में आप मीनिंग देख सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ सेंटेंस के हिसाब से। वेरी लार्ज, वास्ट, बहुत बड़ा, परवेजिव बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बच्चों? फिजिक्स में हवा में बात नहीं करते हम, न्यूमेरिकल डेटा के साथ बात करते हैं। ये बड़ा है 10 की पावर 36 टाइम्स एंड इज इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सेवरल ऑर्डर कितने हैं? 10 पावर 36 है। अभी आगे के लेक्चर में ये सब डिटेल आ जाएगी। सिंपल एपरेटस। अब हम बात करेंगे चार्ज के डिटेक्शन की। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो वो चार्ज कहाँ से आया, कैसे, उसकी प्रेजेंस का पता हमें कैसे चलेगा। सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में सिर्फ इसका नाम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इससे हम क्वालिटेटिवली यानी ये पता लगा सकते हैं कि चार्ज कम है या ज़्यादा है, बस कम या ज़्यादा। अमाउंट में कितना है वो हम इससे पता नहीं लगा सकते। अमाउंट में कितना है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप पता लगा सकते हैं उसका नाम इलेक्ट्रोमीटर है, जो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, ये एपरेटस और घर पे बना भी सकते हैं क्योंकि यहीं पर ये विधि दी हुई है पूरी। तो मेटल की नॉब है, मेटल की रॉड है, या इंसुलेशन करने के लिए रबर लगा दिया गया है। और यहाँ पर गोल्ड लीव्स, बच्चों जैसे चांदी का वर्क होता है मिठाई पे लगाते हैं, आपको पता है, वो काजू कतली आपने खाई है तो काजू कतली पे ऊपर जो चमकीली पन्नी लगी होती है, वैसे अगर हम सोने का वर्क बनाएंगे तो चांदी से भी ज़्यादा पतला बनेगा, क्योंकि सोने की जो मेलेबिलिटी है वो, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस, तो मेलेबिलिटी ज़्यादा होने से उसमें और फाइन फॉइल हम बना सकते हैं। यही कारण है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट सेट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको रदरफोर्ड ने नहीं किया था, किसने किया था? गीगर और मार्सडन ने। ये हम पढ़ेंगे एटम्स चैप्टर में। तो वहाँ पर भी हमने गोल्ड फॉइल यूज़ की थी क्योंकि हमें पतली से पतली परत चाहिए थी सिंगल मॉलिक्यूलर विड्थ की, ये कोशिश थी हमारी। तो वहाँ भी हमने गोल्ड फॉइल यूज़ की। यहाँ भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? गोल्ड फॉइल, और उसकी पतली से स्ट्रिप काट कर यहाँ इस पर लटका देते हैं। अब जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पास लेकर आएंगे, जैसे कि एक ग्लास रॉड आप देख रहे हैं, चार्ज ग्लास रॉड को पास लाए तो इंडक्शन होगा, टच करा दिया तो कंडक्शन होगा। और दोनों ही साइड पर सेम नेचर का चार्ज आने से ये जो लीफ है बच्चों, ये डाइवर्ज हो जाएगी और अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस बताएगा अमाउंट ऑफ चार्ज। अब अगर हम यहाँ पर एक स्केल लगा दें, रेडियल स्केल, और उसको कैलिब्रेट कर दें, कैलिब्रेशन, जैसे मान लीजिए आपका जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका स्केल गड़बड़ हो गया, अब उसको कैलिब्रेट करना है, यानी उसको रीमार्क करना, दोबारा से मार्किंग करनी है इसमें। तो क्या करेंगे? वेल नोन वेट जो हमें पहले से पता है, मान लो साबुन है, साबुन जो है 75 ग्राम की है, 75 ग्राम, तो आपने 75 ग्राम का साबुन उसमें रखा। अब वो जो रीडिंग दे रहा है वहाँ आप क्या मार्क कर दोगे? 75। फिर आपने ऐसे 2 साबुन रखे, अब जो रीडिंग दे रहा है वहाँ मार्क कर दोगे 150 ग्राम। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा कैलिब्रेशन। तो हमने कैलिब्रेट कर दिया स्केल को, जितना फोर्स है वो नाप कर उसके हिसाब से कि चार्ज कितना होगा, कूलम्स लॉ लगाएंगे, अभी सीखेंगे कूलम्स लॉ हम फोर्स के लिए। तो कैलिब्रेट कर दिया आपने, तो डाइवर्जेंस नाप कर आप चार्ज का अमाउंट भी नाप सकते हैं। पर ये मॉडिफिकेशन करने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट का नाम अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नहीं रहता, इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोमीटर, नाम बदल जाता है। हाँ, क्वांटिटेटिवली मेजर अगर आपको करना है तो एक और तरीका हमारे पास, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज के जो लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, इसमें आप देखेंगे जो पहला लॉ दिया उसने वो दिया M = ZQ। अब ये Z क्या है, M क्या है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। फैराडे ने जो लॉ दिया उसके हिसाब से जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर आपने लिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, मान लीजिए आप कॉपर की प्लेटिंग कराने, तो आप एक कील लेंगे, लोहे की कील, जिस पे आपको तांबे की परत चढ़ानी है। तो लोहे की कील का वजन आपने पहले कर लिया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर, उसका मास आपको पता है। अब आपने उसको लगाया कैथोड की जगह, इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वाटर वोल्टामीटर होता है, कॉपर वोल्टामीटर होता है, सिल्वर वोल्टामीटर होता है। तो अभी कॉपर की प्लेटिंग करनी तो हम कॉपर वोल्टामीटर लेंगे, बचपन में या सॉरी
छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी है वोल्टामीटर के बारे में। एक तो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर से तो पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं और वोल्टामीटर से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो कील का वजन हमने पहले नापा, कील का वजन प्लेटिंग के बाद नापा। अब हमें पता है कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ। बच्चों फैराडे ने बताया दिस मास डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कांस्टेंट लगाऊंगा यहाँ पर, तो वो कांस्टेंट लगने वाला है Z, और इस Z को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और कॉपर के लिए इसकी वैल्यू हमें पता होती है ECE। तो जब Z हमें पता है, M पता है हमको, तो अकेला अननोन जो Q बचा वो हम पता कर सकते हैं। इस तरह से वोल्टामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, गौर करो बच्चों नाम पर, कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट वोल्ट मीटर, इट इज वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम चार्ज को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से क्वालिटेटिवली, वोल्ट और वोल्टामीटर से क्वांटिटेटिवली, और इलेक्ट्रोमीटर उससे भी हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। ये आपको स्ट्रिप बनाने का तरीका दिया है, घर पे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, पेपर स्ट्रिप के साथ भी कर सकते हैं। और गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, अगर ऐसा एपरेटस आपको बनाना है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल, होम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं, उसकी पतली सी कतरन काट के लटका सकते हैं। अंतर सिर्फ आएगा सेंसिटिविटी का, कि ज़्यादा चार्ज होगा तो डाइवर्जेंस, मतलब ज़्यादा चार्ज चाहिए होगा कंपेयर टू गोल्ड सेम डाइवर्जेंस प्रोड्यूस करने के लिए। गोल्ड में क्या है, डाइवर्जेंस जल्दी से आ जाएगा क्योंकि गोल्ड की मैलेबिलिटी ज़्यादा होने से बहुत पतली फॉइल होगी, तो mg का इफेक्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट कम आएगा। एल्यूमिनियम में उतनी पतली फॉइल हम नहीं बना सकते, तो ग्रेविटी का इफेक्ट आने से सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी सी कम होगी। तो कंपेयर टू गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एल्यूमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्जेंस थोड़ा सा कम दिखाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ये हमने चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना सीखा। ये सारी डिटेल आप एज इट इज़ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें जितना मैंने बता दिया उतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है 1.3 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिसमें आपको हाईलाइट करना है। इसको समझ लीजिए, मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्यों? आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपकी बॉडी कंडक्टिंग है, जो भी चार्ज आया वो आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चलेगा। However, if a metal rod with a wooden or plastic handle, अब इंसुलेटर बीच में आ गया बच्चों, is rubbed without touching its metal part, it shows sign of charge। तब वो चार्ज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज के आने या जाने के लिए रास्ता जो है कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्शन केवल और केवल तब हो सकता है जब बीच का मीडियम कंडक्टिंग हो। सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ ए कॉपर वायर टू ए न्यूट्रल पिथ बॉल एंड द अदर एंड टू नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड क्या आप जानते हैं? इंसुलेटर। पिथ बॉल क्या है? इंसुलेटर। पर बीच का मीडियम क्या है? कॉपर वायर, कंडक्टर। वी विल फाइंड दैट द पिथ बॉल एक्वायर्स इन नेगेटिव चार्ज। पिथ बॉल में क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। क्यों? आपने देखा दोनों बॉडीज इंसुलेटर हैं तो भी चार्ज ट्रांसफर हुआ। क्यों? क्योंकि बीच का जो मीडियम था वो कंडक्टर है बच्चों। हाँ, नो डाउट इसमें कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पिथ बॉल पर, सिर्फ वहीं आएगा जहां से टच हो रही है वो वायर के। तो इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों? चार्ज लोकली आता है, लोकली ही जाता है, जबकि कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने बैलून चिपकाया, आपको पता है, गुब्बारे को आपने रगड़ा बाल पे, उसको घुमा के चिपकाएंगे तो दीवार पे नहीं चिपकेगा, जहां से रगड़ा है वहीं से चार्ज हुआ है वहीं से चिपकेगा, दूसरी तरफ से नहीं चिपकेगा। यानी इंसुलेटर पर चार्ज लोकली आता है, जो लोकली आएगा तो लोकली ही जाएगा भी। रूल वही है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। तो इंसुलेटर पे चार्ज कंसेप्ट है ये, लोकली आता है लोकली जाता है। कंडक्टर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पर, तो ये कंसेप्ट है। तो ये आपको अंडरलाइन करना है और समझना है। इफ ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद ए नायलॉन थ्रेड, उसके साथ अगर सेम एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करते हैं और रबर बैंड, तो दोनों ही इंसुलेटर है बच्चों, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस फ्रॉम द प्लास्टिक रॉड टू द पिथ बॉल। कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। व्हाई डज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द रॉड टू द बॉल? तो कारण क्या है बच्चों? बीच में जो आपने मीडियम लगाया है वो इंसुलेटर है, तो भले आप दो कंडक्टिंग बॉडीज ले लें, पर अगर इंसुलेटर से जोड़ेंगे तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा।
तो चार्ज के कंडक्शन की सिर्फ एक ही शर्त है, और वो क्या है? बीच का मीडियम कंडक्टिंग होना चाहिए। सेम शर्त हीट के कंडक्शन की है। अपने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा है क्लास 11 में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का, उससे लिंक करके समझ सकते हैं। Some substances readily allow passage of electricity through them, others do not. Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. ये physics की definition है conductors की। They have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside the material. कारण क्या है conduction का? उनके पास free electrons हैं। Metals, human and animal bodies and earth are conductors. आपने देखा है वो जो कीड़े मारने वाली मशीन होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी वायर लगे होते हैं, आवाज़ आती है, जाके मच्छर जाके टकराता है, चट्टा आवाज़ आती है, उड़ जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट से, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी कंडक्टिंग है। तो इंसेक्ट्स भी जो हैं बच्चों वो कंडक्टिंग हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो सब इंसुलेटर। मोस्ट सब्सटेंसेस फॉल into one of the two classes stated above। तो ज़्यादातर सब्सटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अभी जो स्टाम आके इसका क्या मतलब है, अगर पेज में बिल्कुल आप एंड में चले जाएंगे तो वहाँ इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, यानी कंडक्टर इंसुलेटर के अलावा तीसरी कैटेगरी कौन सी है? कॉल्ड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जिसको हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 14 में, which offer resistance to the movement of charges which is intermediate between the conductors and insulators। तो ये तीसरी कैटेगरी है। When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor, जैसे मैं आपको बता रहा था। In contrast, जबकि इसका उल्टा है, if some charge is put on an insulator, it always at the same place, जो मैंने बैलून के एग्जाम्पल से समझा। You will learn why this happens in the next chapter। ऐसा क्यों होता है हम अगले चैप्टर में समझेंगे इसको। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टेल्स यू व्हाई ए नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग, बट ए मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट। क्योंकि हमारी बॉडी के थ्रू चार्ज जो भी डेवलप हो ट्रांसफर हो जाएगा। द चार्जेस ऑन द मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट में लाए, all the excess charge on the body disappear by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductors such as our body। This process of sharing, underline कीजिए बच्चों, this process of sharing the charges with the earth is called grounding or earthing। इसी को हम earthing कहते हैं। आपको याद आ गया होगा, एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें कोयले की चूरी, नमक, जिंक की एक प्लेट लगाई गई और वहां से एक तार जोड़ा गया, जो कि आपके घर में जो तीसरा पॉइंट होता है प्लग में, 3 पिन प्लग में, जो मोटा वाला अर्थ जिसको हम कहते हैं, वो से तार वहाँ जुड़ा हुआ है। अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। ए थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट। These are used in buildings for the purpose of earthing near the main supply। The electric wiring in our houses has 3 wires, live, neutral and earth। तीनों को आपको पहचाना है कलर कोड से। लाइव होता है रेड, न्यूट्रल होता है ब्लैक और अर्थ होता है ग्रीन। द फर्स्ट टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन एंड द थर्ड इज अर्थड बाय कनेक्टिंग इट टू द बरीड मेटल प्लेट। तो मेटेलिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। सबकी बॉडी अर्थ से जुड़ी होती है। रीजन, एक्सीडेंटली कहीं से अगर उसकी बॉडी पर लाइव वायर कनेक्ट हो गया तो अब लाइव वायर कनेक्ट होने से उसमें करंट आ रहा है। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, अगर आपने उसको छुआ तो आपकी बॉडी के थ्रू जाए या अर्थ के वायर के थ्रू जाए। तो करंट हमेशा कौन सा रास्ता चुनेगा? जो लो रेजिस्टेंस का होगा। सोच के देखिए, पानी बह रहा है, 2 नालियां हैं, एक नाली में कचरा भरा है, एक नाली साफ है, किससे पानी जाएगा? जो साफ होगी। सिमिलरली करंट हमेशा उस रास्ते से जाता है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। अगर एक्सीडेंटली आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कूलर एटसेट्रा, इनकी बॉडी में करंट आ गया, लाइव वायर कनेक्ट हो गया, आपने छू लिया, तो भी आप सेफ होकर अर्थिंग है। क्योंकि वो करंट जो है अर्थ वायर में से होकर अर्थ में चले जाएगा, आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस उस कॉपर के वायर, मोटे तार से जो अर्थ में यूज किया हमने, उससे कम है।
द चार्ज फ्लोज टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंस एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू ह्यूमंस. दिस वुड हैव अदरवाइज बीन अनअवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं तो आपको झटका लगता ही लगता. बच्चों, चार्ज को एग्जिस्टेंस में लाने के 3 मेथड हैं. मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है जब भी फ्रिक्शन होता है तब चार्ज एग्जिस्टेंस में आता है. हमने देखा जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन दिया था उसमें एग्जांपल लिया था सिल्क का कपड़ा और ग्लास रॉड को जब रगड़ा गया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव और सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इसी कड़ी में 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं. इन्फ्लेमेबल मटेरियल कैरी करने वाले टैंकर्स के पीछे मेटालिक रोप्स लटका दी जाती है, लोहे की चेन जो सड़क से रगड़ खाते हुए चलती हैं. ये मुश्किल से देखने को मिलेगी आपको, पर अगर आप नेट पे सर्च करेंगे रेसिंग कार्स जो होती हैं बहुत हाई स्पीड पे चलने वाली, उनकी मेटालिक बॉडी पर एयर फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा चार्ज डेवलप हो जाता है. तो क्या करते हैं, उनके नीचे जहाँ एक्सल है और वो रॉड जो टायर्स को जोड़ती है उससे कनेक्टेड रहता है एक मेटालिक कॉन्टेक्ट जिसमें मेटालिक ब्रिस्टल्स ब्रश लगे होते हैं. और उसका पर्पज ये होता है कि ड्यूरिंग मोशन जो भी चार्ज उसकी बॉडी पर डेवलप हुआ है वो सारा का सारा अर्थ को ट्रांसफर हो जाए विदाउट क्रिएटिंग स्पार्क. तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन है. आपसे पूछते कि मेटालिक रोप्स क्यों लटका देते हैं इन्फ्लेमेबल मटेरियल कैरी करने वाले टैंकर्स ट्रक्स पे. तो बच्चों, कारण सीधा सा है. अगर जो भी चार्ज ड्यूरिंग मोशन डेवलप हुआ उसकी बॉडी पर अगर वो अर्थ में जाएगा, जंप करके जाएगा तो स्पार्क क्रिएट करेगा. और ऐसा टैंकर जिसमें पेट्रोल है, केरोसिन है, एलपीजी है, वहाँ उसके आसपास अगर स्पार्किंग हो जाए तो आप समझ सकते हैं सब स्वाहा हो जाएगा. तो डिज़ायरेबल नहीं है. इसलिए हम चाहते हैं कि चार्ज स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाए. दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है, एरोप्लेन के जो रबर के टायर्स होते हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग रबर के हम बनाते हैं. तो केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है कि रबर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं उसमें. तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया. तो बच्चों, रबर को कंडक्टिंग बनाना है तो आपको मिलाना होगा ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट मिलाते हैं रबर में. अब फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग क्यों बनाते हैं एरोप्लेन के टायर्स को. तो आंसर यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में छुपा है. ड्यूरिंग मोशन एरोप्लेन बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है, 1800 किलोमीटर पर आवर. आगे जो है क्वेश्चन करेंगे हम आगे के चैप्टर्स में. तो न्यूमेरिकल में जो डेटा होता है वो रियल डेटा होता है, वहाँ से हमें पता चलता है एक्चुअल वर्ल्ड के बारे में. तो एरोप्लेन की स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर. कंपेयर कर सकते हो आप कार की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर से. 1800 किलोमीटर पर आवर पे ये एरोप्लेन चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है. इसकी बॉडी पे बहुत सारा चार्ज डेवलप हो गया है. अब जब ये लैंड करेगा एरोप्लेन, अगर वो चार्ज जंप करके गया तो एरोप्लेन को खतरा है. तो इसलिए रबर के टायर स्लाइटली कंडक्टिंग बना दिए जिससे कि सारा का सारा चार्ज जो उसकी बॉडी पर डेवलप हुआ है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन वो स्मूथली टायर्स के थ्रू रनवे को चले जाए, ट्रांसफर हो जाए. तो अगर आप देखेंगे पिक्चर में या लाइव तो आप देखेंगे एरोप्लेन जब भी लैंड कर रहा है तो रनवे और टायर्स के बीच ज़बरदस्त स्पार्किंग होती है. इसके 2 कारण होते हैं बच्चों. पहला कारण जो चार्ज है एरोप्लेन पे डेवलप हुआ है. दूसरा कारण रबर के टायर और रनवे के बीच फ्रिक्शन. तो दोनों की वजह से ज़बरदस्त स्पार्किंग होती है. तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल थे जिसमें आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आता है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आता है. दूसरा, अगर हम बिल्ली की खाल कैट्स फर को रगड़ेंगे किससे, एबोनाइट या अंबर से, तो बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव और एबोनाइट या अंबर पर नेगेटिव आएगा. और अगर हम ऊन को रगड़ेंगे प्लास्टिक या पॉलीथीन से तो ऊन पर पॉजिटिव, प्लास्टिक या पॉलीथीन पर नेगेटिव आएगा. अभी एबोनाइट या अंबर क्या है बच्चों, ट्री एक्सट्रैक्ट है. जैसे आपने लाक्षागृह सुना था महाभारत में, तो वो लाख का घर बनाया था. लाख भी पेड़ों से प्राप्त पदार्थ है, जैसे गोंद मिलती है वैसे लाख मिलती है हमें, वो तो ज्वलनशील है. पर ये जो एबोनाइट या अंबर है ये बहुत हाई टेम्परेचर तक सह सकते हैं. तो जहाँ भी सील पैकिंग हमें लगानी है हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, जैसे कि गाड़ी का इंजन जिसमें टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है जब कंबशन होता है एयर फ्यूल मिक्सचर का. बच्चों, मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल फोकस रहना है, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए. और ये बेटर हम कंसंट्रेट कर पाते हैं अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप बेटर कंसंट्रेट कर पाएंगे, स्पीड कम रहेगी तो आपका कंसंट्रेशन भटकेगा. तो इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया इस मोड को लेकर. तो मैं आपको बता रहा था
एबोनाइट और अंबर जो है वो ट्री एक्सट्रैक्ट, पेड़ों से प्राप्त पदार्थ हैं। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में सील, पैकिंग, वाशर वगैरह बनाने के काम आते हैं। जैसे इंजन कभी खुलवाओ गाड़ी का, तो उसमें जो सील पैकिंग लगी हुई है वो किसकी लगी हुई बच्चों? एबोनाइट या अंबर की। तो ये हमने फ्रिक्शन देखा। कंडक्शन जस्ट अभी हमने समझा। कंडक्शन पे एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन पर। तो एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है बच्चों किताबों में और समझने में थोड़ा आसान सा है, तो वो एग्जाम्पल ये है कि आपके पास दिया हुआ है आपको मेटल का स्फीयर, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर ए। अब ऐसे दो स्फीयर और हैं, दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम साइज, और दोनों के पास चार्ज भी सेम है बच्चों। कितना कितना चार्ज है? इसके पास है Q और इसके पास भी Q। तीसरा मेटल स्फीयर जो कि न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है पर है सेम, आइडेंटिकल, सिमिलर बट न्यूट्रल। अब हम क्या करते हैं? पहला प्रोसेस C को A से कनेक्ट करते हैं, दिस इज प्रोसेस 1, और फिर दूसरा प्रोसेस C को B से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से हम हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो सवाल क्या पूछा जाता है आपसे? फाइनल चार्जेस क्या होंगे? यानी आपने दो प्रोसेस यहाँ पे लगाए जिसमें डेफिनेटली कंडक्शन हो रहा है क्योंकि ये कंडक्टर है सारे। तो फाइनल चार्जेस कितने कितने होंगे? ए पर, बी पर और सी पर, ये आपको बताना है। तो क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जैसे मैंने ए को सी से टच किया, अभी ए के पास चार्ज क्यू है, सी के पास कुछ नहीं है। कंसेप्ट सिंपल सा है कि आइडेंटिकल कंडक्टर हैं अगर, तो चार्ज को इक्वली बांट लेंगे आपस में। तो टोटल चार्ज क्यू है, आधा आधा बढ़ गया, तो ए के पास Q/2 रह गया, सी के पास Q/2 आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा? ए के पास कितना बचा? Q/2 फाइनली। पर सी के पास अभी ये फाइनल नहीं है, सी के पास Q/2 आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? जो सी के पास Q/2 है मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर, बिकॉज इट इज़ नॉट फाइनल चार्ज। अब हम सी को टच करें प्रोसेस 2 बी के साथ। अब सी और बी के पास, दोनों के पास मिलाकर टोटल चार्ज कितना है? Q + Q/2, 3Q/2। जब इन्हें टच करेंगे तो ये आधा आधा फिर बांट लेंगे। 3Q/2 का आधा होता है 3Q/4, 3/4। तो बच्चों जब मैं फिर से सेपरेट करूंगा सी को, तो बी के पास रह जाएगा 3Q/4 और सी के पास भी बचेगा 3Q/4। तो ये होंगे फाइनल चार्जेस। तो ये इस सवाल का जवाब है। जिनको हजम हो गया अच्छी बात है, जिनको हजम नहीं हुआ बच्चों मैं हाजमोला की गोली दे देता हूँ आपको। तो हाजमोला की गोली ये है, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए पहले की तरह क्लासेस चल रही हैं कोटा में मस्ती से, क्लासरूम कोचिंग हो रही है, क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को जैसे पहले पढ़ाते थे। तो दो बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, ए और बी। तो ए और बी पास पास रहते हैं हॉस्टल में। ए का कमरा रूम नंबर 1, ये बी का कमरा रूम नंबर 2। तो ये दोनों सुबह सुबह क्लास करने जाते हैं। अब ये सी ने कहा मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर ये रहता है दूसरी बिल्डिंग में कहीं। अच्छा, इसको पता नहीं है कि क्लास कहाँ लग रही है, तो उसने ए और बी से पूछा, तीनों दोस्त हैं आपस में, कि मैं भी क्लास करने जाना चाहता हूँ, तो क्लास कहाँ लग रही है? तो ए और बी ने बोला कि तुम तो बस हमारे घर आ जाना, हमारे रूम पे आ जाना, अपन तीनों साथ में चलेंगे। तो अभी सुबह सुबह ये क्लास जाने के लिए तैयार हैं ए और बी, और इन्होंने अपने लिए एक एक कप चाय बनाकर रखी है। ये जो चार्ज क्यू है इसको मान लीजिए 1 कप चाय, ये 1 कप चाय ए और बी के पास है, इन्होंने बना के रखे, भी पीना शुरू नहीं किया। तो क्या होता है, ये पीने ही वाला था, कप उठाया था कि सी इसके रूम पर आ जाता है सुबह क्लास जाने के लिए। तो सी इसके रूम पर आया। अब ए ने देखा कि उसके पास 1 कप चाय है, जबकि सी के पास नहीं है कुछ भी। कर्टसी के नाते वो क्या करेगा, 1 कप और निकालेगा और आधा कप उसमें से चाय निकालकर सी को दे देगा। यानी अब सी के पास कितनी चाय आ गई? सी के पास Q/2, पर ए के पास कितनी बची फाइनली? Q/2। तो
तो ए के पास तो फाइनली Q/2 चाय बची, सी के पास Q/2 आ गई। सी ने अपना कप पकड़ा हाथ में और ए को कहा कि मैं देख के आता हूँ बी तैयार हुआ कि नहीं, और पास वाले रूम में सी मूव कर गया अपना कप लेकर। अभी उसने चाय पीना शुरू नहीं किया। बी भी चाय पीना शुरू करने ही वाला था, उसने अभी नहीं किया। अभी उसके पास एक कप चाय है, उसने देखा कि उसका कप पूरा भरा है, सी का कप आधा भरा है। तो फिर से कर्टसी वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार तेरे पास कम चाय है, तो ये अपने कप में से 1/4 कप इसमें डालकर दोनों की चाय को बराबर करेगा। इसलिए बी के पास भी कितना चार्ज हो गया, बी के पास कितनी चाय, कितना चार्ज 3Q/4, और सी को कुल कितनी चाय पीने को मिली 3Q/4 यानी 3/4 कप। तो मैं समझता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये इंडक्शन, जिसको हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड डे।